महमल सरफराज से सबसे पहले पूछेंगे, जो यूट्यूब पर उनसे सवाल पूछा गया है कि क्या हालिया मैचेस में भारत की मुसलसल बरतरी के बावजूद पाक भारत मुकाबले को अब भी रिवायती हरीफों की जंग कहा जा सकता है? महमल, देखिए रज़ा, मेरा नहीं ख्याल कि अब हम ये कह सकते हैं। ये कल भी इसके ऊपर बहुत बात हुई जो हमारी परफॉर्मेंस थी। तो लोगों की इसके ऊपर जो है वो राय बेसिकली ये है कि आज से 10 साल 20 साल पहले जो है हमें ये लगता था कि बिल्कुल राइवलरी है और हम जो है उनको हरा भी सकते हैं और एक मुकाबला भी सख्त कर सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह की हमारी टीम की परफॉर्मेंस है, ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कि वन डेज़ के अंदर अगर आप उठा के देख लें कि पिछले 10 साल में हम कितने मैच जीते, गालिबन सिर्फ 1 मैच जीते हुए इंडिया के खिलाफ। तो अब तो हमें ये पता होता है कि हम हारेंगे, सिर्फ हमें ये होता है कि थोड़ी इज्जत से हार जाएं। ये उम्मीद नहीं होती कि हम कुछ जीतेंगे, ठीक है? टी20 के अंदर थोड़ा-सा बेहतर है, लेकिन इसकी वजह रज़ा, वजह ये है कि आप एग्जांपल है, हमने अपना जो हमारे प्लेयर्स हैं लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर फिटनेस चाहिए, यानी वन डे के अंदर आपको फिटनेस बेहतर चाहिए, आपको डिसिप्लिन बेहतर चाहिए। टी20 के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल जाती हैं, लेकिन इधर नहीं चलती हैं। तो आप मुझे बताएं, हमारी बैटिंग हो, हमारी बॉलिंग हो, हमारी फील्डिंग हो, उसमें क्या इंप्रूवमेंट है? 90s का अगर आप देखें, हम अभी तक 90s के अंदर ही स्टक हैं। हमारा माइंडसेट ऐसा कि जैसे आप आज मुकाबला अगर करना चाहें, नोकिया 3310 होता था एक फ़ोन, उसका अगर अब आप आईफोन से मुकाबला करना चाहेंगे ना, ये इसी तरह है कि हमारी टीम जो है ना वो नोकिया है और अब बाकी टीम जितनी भी है वो इतनी डेवलप कर गई है कि वो आईफोन बन गई है या वो बहुत आगे एंड्रॉइड की तरह चली गई हैं। आप देखें हमारे कितने प्लेयर्स ने सेंचुरी की थी इस टूर्नामेंट के अंदर, आप बाकी टीम्स उठा के देख लें। अच्छा, माइंडसेट हमारा ये है कि हमने ना 200-250 बस इतना ही स्कोर करना है, उससे ऊपर नहीं। आजकल आप देखें, अगर आप वन डे के अंदर 300 350 इसको आसानी से चेस कर लिया जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन हम लोगों का बिल्कुल फोकस नहीं है। फिर एक और चीज भी मैं रजा कहूंगी कि मेरे ख्याल में जो चेयरमैन पीसीबी हैं, उनके पास जो है 2 ओहदे हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे यहाँ, आपको पता है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मसाइल और बहुत सारे इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं। उनका फोकस जो है वो कोई क्रिकेट के ऊपर उस तरह नहीं है। पीसीबी का चेयरमैन वो शख्स होना चाहिए जो रोज ऑफिस भी जाए, जो मामला जो है वो होल्ड पे ना हो, जिनकी टेंशन ना बटी हो। ये भी एक बहुत अहम चीज़ है। जहां तक हमारे प्लेयर्स की स्किल सेट और बाकी चीज़ें डेवलपमेंट, आप देखें हमारा डोमेस्टिक जो है वो बद से बदतर होता गया है, ना कि ये कि बेहतर हो। तो एक तरफ तो ये सारी चीज़ें कि हमारे प्लेयर्स अपने आप को कैसे बेहतर करे, कोचिंग स्टाफ कैसे बेहतर करे, आप जो है अपने प्लेयर्स की डेवलपमेंट किस तरीके से हो, डोमेस्टिक की कैसे हो। दूसरी तरफ पीसीबी चेयरमैन का भी एक बहुत बड़ा मसला है कि ये एक ऐसे शख्स के पास होना चाहिए जिसकी अटेंशन बिल्कुल कहीं और ना हो और क्रिकेट पे फोकस और एडमिनिस्ट्रेशन पे और प्रॉपर तरीके से जो डिसीजन ली जाए। तो बेसिकली आप कह रही हैं कि ओवरऑल ऊपर से नीचे तक एक ओवरहॉलिंग की जरूरत है। ओवरहॉल की जरूरत है, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, आपकी जानिब हम बढ़ते हैं। आपसे जो अवाम ने सवाल पूछा है वो ये है कि सारे यूट्यूबर्स बताते हैं कि इमरान खान बाहर आने वाले हैं, लेकिन आप लोग ऐसी बात नहीं करते। क्या आप लोगों को का कोई ज़ाती मसला है इमरान खान के साथ? बिल्कुल ज़ाती मसला है, बड़ा ही ज़ाती मसला है, बल्कि पूरी कौम का ज़ाती मसला है। भाईजान, जो बाकी यूट्यूबर्स बताते हैं, पता नहीं मुझे उनको कहाँ से पता चल जाता है और कहाँ से वो ये ख़बर ले आते हैं कि आज शाम तो पहले अडयाला जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, कल शाम तो पहले इमरान खान बाहर होएगा और इस फलां तारीख नू वो मीनार पाकिस्तान ते जलसा करेगा। मेरा ख्याल है ये सारी हर किसी ने अपनी दुकान लगाई हुई है और दुकान पे सौदा बेच रहा है। हाँ, मैंने इस बार कहा है, जब ये नया साल अभी नहीं चढ़ा था 2025, तो मैंने कहा मुझे लगता है कि 2025 इमरान खान की रिहाई का साल है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। बाकियों को क्या लगता है वो और उनका जाने। बाकी भाई, ये इमरान खान के हवाले से जब हम बात करते हैं तो जाहिर है उन पे जो जितने जाली और मन घड़त मुकदमे हैं, जिस तरह उनसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से पिछले 3.5 सालों में जुल्म सितम हुआ है, तो वो जाहिर है हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। लेकिन रिहा उन्होंने अदालतों से होना है और इमरान खान खुद भी कह चुके हैं कि कोई डील नहीं, कोई ट्रम्प फैक्टर नहीं, मैंने अदालतों से रिहा होना है और अदालतें ही मुझे रिहा करेंगी। तो देखते हैं क्या होता है। चलें, इरशाद भट्टी साहब को लगता है कि 2025 उनकी आज़ादी का साल हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। सलीम साफ़ी साहब, अब आपसे ये सवाल पूछा गया है, वज़ीर आज़म हर दूसरे दिन बैरून मुल्क दौरे पर चले जाते हैं, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा भी होता है या सिर्फ हमारे पैसे ही खर्च होते हैं? देखिए, ये दौरे पे मुनहसर होता है। अगर किसी दौरे के नतीजे में पाकिस्तान को सफारती या माली लिहाज से कोई फ़ायदा होता है तो उसे ज़रूर करना चाहिए। और वज़ीर आज़म के बहुत सारे दौरे इसी नौइयत के थे, क्योंकि मईशत का चैलेंज था और मईशत को कंट्रोल करने के लिए
उनको पे दर पे बाज़ दोस्त ममालिक के दौरे करने पड़े। लेकिन अगर वो दौरे सिर्फ सैर सपाटे के लिए हो तो फिर वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ठीक है फ़खर दुरानी साहब, अब आपकी जानिब आते हैं। आपसे एक बड़ा ही अहम सवाल पूछा गया है कि निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की सालाना फ़ीस 12 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई है। क्या इस फ़ीस के साथ मिडिल क्लास घर से कोई डॉक्टर बन सकेगा? शुक्रिया रज़ा, बिल्कुल ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। और इस हवाले से ये जो निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के हवाले से सिर्फ आज से आवाज़ें नहीं उठाई जा रही, जो इनकी फ़ीसों के हवाले से है, ये गुज़श्ता कई सालों से अदालतों तक लोग गए हैं कि ये ख़ास तौर के ऊपर जो मिडिल क्लास है उनका भी ये ख्वाब होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख के कोई एक अच्छी जो है वो इसके हवाले से एजुकेशन हासिल कर सकें। तो उसके लिए ऑब्वियसली जो सरकारी हस्पताल हैं वहाँ पे जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो तमाम तर जो तलबा हैं उनको वो जो एडमिशन है वो दे सकें। इसलिए ये जो निजी फिर मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी मोनोपोली कायम होती है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हुकूमत की तरफ से ये जो सड़कें बनाना। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि सड़कें और ये जो इस तरह की जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ज़रूरी है, लेकिन ये जो इस तरह के जो एजुकेशन के लिए ख़ास तौर के ऊपर जो मेडिकल की हों, इंजीनियरिंग के लिए हों, जहाँ से आप ये स्किल्ड जो लेबर है या जो स्किल्ड अपना जो टैलेंट है वो बैरून मुल्क भी भेज के जो ज़र मुबादला है वो कमा सकते हैं। तो उसके लिए हुकूमत को मैं समझता हूँ कि इन रोड्स के अलावा मुख्तलिफ जो है वो उन अजला में ख़ास तौर पे मेडिकल कॉलेजेस की ज़रूरत है, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की ज़रूरत है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन के हवाले से जो भी ज़िला टॉप पे परफॉर्म कर रहा है। देखिए, मेरे पास एक डाटा है पिछले साल का, जो मेडिकल कॉलेजेस पंजाब में जो स्टूडेंट्स जिन अजला से जिन्होंने टॉप करके रजिस्ट्रेशन हासिल की है सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में, उसमें टॉप 5 जो अजला हैं वो तमाम जनूबी पंजाब के अजला हैं। जो पहले नंबर पे है वो लिया है, दूसरे नंबर पे मुल्तान है, तीसरे नंबर पे मुजफ्फरगढ़ है, चौथे नंबर पे विहाड़ी है, 5वें नंबर पे मियांवाली है। अब जो पर मिलियन के हिसाब से जो मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट जा रहे हैं, जिस ज़िला से टॉप पे लिया है 74 स्टूडेंट पर मिलियन के हिसाब से वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली जनूबी पंजाब है उसमें ये जो 5 टॉप के अजला हैं उसमें सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज है। तो ये इस हवाले से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को ये चाहिए कि वो उन अजला में जो एजुकेशन के हवाले से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और ख़ास तौर के ऊपर इस तरह की जो एजुकेशन है उसमें अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं, वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस की सख्त ज़रूरत है। लिया के हवाले से मैं पहले भी कह चुका हूँ, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, एक हॉस्पिटल भी है, टीचिंग हॉस्पिटल वो हो सकता है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये जो हुकूमत है उसको इस पे तवज्जो देनी चाहिए कि सरकारी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसको ना सिर्फ ये कि इन अजला में बनाया जाना चाहिए ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जो आपके स्किल्ड जो वो एजुकेटेड लोग हैं वो आप उसको वो प्रोड्यूस कर सकें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को मेडिकल कॉलेजेस वाले इशू के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, फ़खर दुरानी साहब ये कह रहे थे।